होटल, सुबह का समय। मोक्ष राजवंशी तूफान की तरह कमरे में घुसा और सीधा उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें गुस्से से धधक रही थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के गले पर पड़ी, जहां ताजे लाल जानवरों की तरह गहरे दांतों के निशान उभर आए थे, उन्हें देखकर ये कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। ये देखकर मोक्ष के जबड़े गुस्से से ऐसे कस गए जैसे हड्डियां टूटने को हों। गर्दन की नसें उभर आईं, आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से भींची गईं कि जैसे अपनी ही हथेलियों को चीर दे। ये लड़की उसकी मौसी की बेटी थी, अर्पिता। सिर्फ 22 साल की, नाजुक, मासूम और खूबसूरत। लेकिन उसे इस हालत में देखकर मोक्ष का खून खौल उठा। वो झुककर अर्पिता को जगाने ही वाला था। उंगलियां उसके कंधे तक पहुंची भी नहीं थीं कि उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसकी बहन इस हालत में नहीं थी कि उसका भाई उसे देख सके। गुस्सा और बेबसी उसके अंदर ऐसे भिड़ रहे थे जैसे दो ज्वालाएं आमने सामने टकरा रही हों। मोक्ष ने साइड टेबल से फोन उठाया और मैनेजर को दहाड़ते हुए बोला, फौरन एक लेडी स्टाफ को भेजो यहाँ। कुछ ही सेकंड में उस रूम में एक लेडी स्टाफ आई, लेकिन वो दरवाजे से ही मोक्ष की आंखों का रंग देखकर सहम गई। मोक्ष ने बेहद ठंडे और धारदार लहजे में कहा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तब तक तुम जल्दी से इसे कपड़े पहना दो। पर ध्यान रहे, जब तक तुम अपना काम नहीं कर देती, तब तक इसकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। और हाँ, याद रखना, 5 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहकर मोक्ष गुस्से से मुट्ठियां बांधता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मोक्ष के जाते ही कमरा जैसे डर से सिमट गया। लेडी स्टाफ ने घबराए हुए हाथों से जल्दी जल्दी अर्पिता को कपड़े पहनाने लगी, तो अर्पिता हल्का सा कसमसाई, बस एक हल्का सा करवट बदलना। लेकिन उस महिला के दिल की धड़कन जैसे वहीं थम गई। मोक्ष की सख्त हिदायत याद आते ही उसकी सांस अटक गई, तो वो घबरा गई, पर अगले ही पल खुद को संभाला और इस बार बहुत धीरे, बहुत सावधानी से अर्पिता को कपड़े पहनाने लगी। उसकी हर हरकत में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही मोक्ष कमरे से बाहर निकला, माहौल भारी हो गया। मैनेजर हाथ जोड़कर सर बोलते हुए ग्रीट करने ही वाला था कि मोक्ष ने उसकी ओर ऐसी नजरें डाली जैसे उसकी नजर में आग तैर रही हो। मैनेजर की आवाज गले में ही अटक गई। उसके पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। मोक्ष बेहद खतरनाक और लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, अगले 10 मिनट में मुझे कल रात का पूरा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज चाहिए। और याद रखना, ये खबर बाहर गई तो उसके बाद तुम कहीं नजर नहीं आओगे, समझे? मैनेजर के होंठ कांपे। उसने थूक निगला, जी सर, 2 मिनट में फुटेज आपके पास होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो हड़बड़ाकर भागा और मोक्ष ने अपने गार्ड को उसके पीछे इशारे से भेज दिया। उसी वक्त स्टाफ बाहर आई और धीरे से बोली, सर, मैंने उन्हें कपड़े। स्टाफ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे के अंदर से अर्पिता की एक धीमी टूटी सी आह बाहर आई। मोक्ष का खून जम गया। वो फौरन अंदर गया। अर्पिता की ऐसी हालत देखकर मोक्ष को उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सामने अर्पिता बेड पर लेटे अपने सिर को पकड़कर कराह रही थी, ओह गॉड, मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? मोक्ष की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं, जबड़े बुरी तरह भींच गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बहन पर गुस्सा करे या उस हरामजादे पर जिसने ये हाल किया था। अर्पिता ने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं, इसलिए वो ठीक से उन्हें खोल नहीं पा रही थी। मोक्ष को लगा कि शायद उसने कल रात ड्रिंक की होगी, जिस वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा है। ये सोचकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा उबाल मार रहा था। वो बस उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। मन तो कर रहा था एक जोरदार थप्पड़ दे, लेकिन आज तक उसने कभी भी उस पर हाथ तक नहीं उठाया था, इसलिए उसने मुश्किल से खुद को रोक दिया। अर्पिता जैसे तैसे आंखें खोलती है तो उसकी नजर सामने खड़े अपने भाई मोक्ष पर पड़ी, जो गुस्से में अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। तो अर्पिता की सांसें अटकने लगीं। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसका भाई सुबह सुबह
यहाँ उसके कमरे में क्या कर रहा है और उसे इस तरह से क्यों देख रहा है, क्योंकि कल उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मोक्ष ने इजाजत दे दी थी। भले ही वो रात में दोस्तों के साथ जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसकी मौसी की जिद की वजह से वो मान गया। अर्पिता बहुत धीमी, डरी, कांपती आवाज में बोली, क्या हुआ भाई? आप सुबह सुबह मेरे रूम में? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? ये सुनकर मोक्ष हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा उभर आया जैसे किसी ने जख्म पर नमक डाल दिया हो, क्योंकि ये घटिया हरकत करने के बाद भी उसे अर्पिता की आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं दिख रही थी। मोक्ष ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे घूरता ही रह गया, इतना सख्त, इतना कठोर कि अर्पिता के अंदर जैसे सांस अटक गई। वो घबरा गई और तुरंत बेड से उठने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हल्का सा भी हिला, उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में एक तीखा जला देने वाला दर्द महसूस हुआ। तो वो रुक गई और अपने मन में ही सोचने लगी, आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर उसकी नजरें कांपती हुई कमरे की ओर घूमी। लंबा चौड़ा किंग साइज बेड, कोने में रखी वाइन की खाली बोतलें और कमरे में हवा में फैली अजनबी सी महक, ये सब देखकर उसका दिल जोर से धड़का। ये उसका कमरा नहीं था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो हल्के कांपते स्वर में बोली, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गई? अर्पिता की बात सुनकर मोक्ष को लगा कि वो शायद उसके डर से ये सारा ड्रामा कर रही है, इसलिए वो गुस्से से बोला, ये ड्रामे बंद कर और चल यहाँ से। उसकी दहाड़ सुनकर अर्पिता सचमुच कांप गई। उसने घबराकर अपना थूक निगला, होंठ सूख गए और धीमी टूटी आवाज में बोली, भाई मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं तो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी ना, फिर मैं यहाँ। उसकी आवाज इतनी मासूम और उलझी हुई थी कि कोई भी सुनकर चौंक जाए, लेकिन मोक्ष, उसके भीतर इस समय दिमाग से ज्यादा गुस्सा काम कर रहा था। वो अपने दांत भींचकर हर शब्द को जहर की तरह उगलते हुए गर्जा, बकवास बंद कर, अपनी बेवकूफ बना रही है मुझे। क्या सच में तुझे नहीं पता कि तू इस होटल के कमरे में कैसे आई, या मुझे दिखाने के लिए अब ये नाटक कर रही है? अर्पिता सहम गई। उसकी पलकें कांपी और आंखों में डर के साथ आंसू भर आए। उसका गला रुंध गया। वो पूरी तरह टूटती आवाज में बोली, भाई मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। उसकी आंखों में सच्चा डर था, लेकिन मोक्ष को तो किसी बात पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि अर्पिता बस अपने ऊपर आए उसके गुस्से से बचना चाहती है। अपना ये मेलोड्रामा बंद कर अर्पिता, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है। सच कहूँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तूने ऐसी घटिया हरकत कैसे कर ली? जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? आज पहली बार तुझे अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। हमारे रिश्ते की, हमारे प्यार की यही कीमत चुकाई तूने? क्या तुम सोच भी सकती हो कि अगर मौसी को तुम्हारी इस घिनौनी हरकत के बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएंगी। इतने विश्वास से उन्होंने तुझे कल भेजा था, कितना भरोसा था उन्हें तुझ पर, और तू उस भरोसे की राख कराई। इसलिए मैं तुझे पार्टी में भेजना ही नहीं चाहता था, क्योंकि तुम आजकल के बच्चे अपनी नादानी में कब क्या कर बैठो खुद तुम्हें भी पता नहीं चलता। लेकिन मौसी की जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था, और आज वही डर सच बनकर मेरे सामने खड़ा है। मोक्ष के मुंह से ये बातें सुनने के बाद अर्पिता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती की है कि मोक्ष उसे ये सब बातें सुना रहा है और उस पर इतना गुस्सा कर रहा है। इन सब की वजह से अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो जैसे तैसे बेड से उठती है, लेकिन उसकी बॉडी में बेशुमार दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो उस दर्द को इग्नोर करके खड़ी हो गई। फिर सिसकते हुए बोली, भाई आप ये सब क्या कह रहे हैं? आखिर क्या किया है मैंने और कौन सा विश्वास तोड़ा है जो आप इतने गुस्से में हैं? मोक्ष गुस्से से, तुम्हें मैं दूध पीता बच्चा दिख रहा हूँ क्या, जो मेरे सामने ये मासूम बनने का ड्रामा कर रही हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या मुझे पता नहीं कि तुमने क्या किया है? अब तक चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अब ड्रामा बंद कर और चल मेरे साथ। मोक्ष ने ये सब इतनी तीव्रता से कहा कि अर्पिता डर के मारे कांपने लगी। मोक्ष गुस्से में उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। अर्पिता को घबराहट बहुत ज्यादा हो गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसका भाई उससे इतना नाराज है, और अब वो नहीं जानती थी कि मोक्ष उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि मोक्ष चाहे कितना भी गुस्सेबाज क्यों ना हो, लेकिन आज तक उसने अपनी बहन से इतने गुस्से में बात नहीं की थी। ये सोचकर अर्पिता को घबराहट होने लगी और कुछ ही पल में वो बेहोश ही हो गई। मोक्ष अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अर्पिता के बिना कहे ही वो उसके लिए हर वो चीज लाता जो अर्पिता को बेहद पसंद होती, लेकिन जो आज अर्पिता ने किया वो बात मोक्ष बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अर्पिता को बेहोश होते देखकर मोक्ष ने झट से उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा अभी भी जल रहा था। फिर बिना एक पल गंवाए उसने अर्पिता को अपनी गोद में उठा लिया। उसका चेहरा लाल और गुस्से से भरा था, सांसें तेज और दांत कसकर पीसे हुए। जैसे ही उसने उसे गोद में लिया, मोक्ष किसी तूफान की तरह कमरे से बाहर निकलकर अपनी कार में बिठाकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कार में बैठकर मोक्ष की नजर अर्पिता के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो गुस्से से बोला, जिसने भी तेरी मासूमियत का फायदा उठाया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं उसे। फिर वो गुस्से से अपने गार्ड से बोला, मुझे आज शाम तक उस कमीने का नाम जानना है जो कल रात उस रूम में था। प्राइवेट हॉस्पिटल, दिन का समय। कुछ देर बाद मोक्ष अर्पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। मोक्ष की कंपनी एशिया की टॉप 5 में से एक थी और हॉस्पिटल का मालिक भी उसे और उसके परिवार को अच्छी तरह जानता था। इस वजह से उन्हें हमेशा से वीवीआईपी रूम दिया जाता था जिसमें सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। कुछ देर बाद मोक्ष का गार्ड भीमा उसके पास आकर उसे एक पेन ड्राइव देते हुए बोला, सर, ये रही वो पेन ड्राइव जिस पर कल रात का सारा फुटेज है। तब मोक्ष उस पेन ड्राइव को लेकर अपनी रोबदार आवाज में बोला, वहां तो कोई सबूत नहीं छोड़ा ना? तो भीमा बोला, नहीं बॉस, मैंने सब डिलीट करवा दिया है, इसलिए वहां पर अब कोई सबूत नहीं बचा। मोक्ष बिना कुछ कहे पेन ड्राइव अपने हाथ में कसकर पकड़ता है और तेज कदमों से एक कमरे की ओर चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो लैपटॉप पर उसे कनेक्ट करता है और स्क्रीन की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। फुटेज जैसे ही चलना शुरू हुआ, मोक्ष की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं, उसकी नसें तन गईं और दोनों हाथों की मुट्ठियां इतनी कस गईं जैसे कि खून तक जम गया हो। फिर अचानक गुस्से में वो जोर से चिल्लाया और लैपटॉप को नीचे जमीन पर पटक दिया। ये आवाज सुनकर उसका एक और बॉडीगार्ड, जिसका नाम विक्रम था, वो अंदर आया और थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस, आप ठीक है ना? तब मोक्ष गुस्से से अपनी आवाज ऊंची करते हुए, मुझे आज शाम तक ये कमीना मेरे सामने चाहिए, वो भी जिंदा। बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम आज शाम तक उसका पता लगा लेंगे। ये कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अर्पिता को होश आया। खुद को अस्पताल के बेड पर देखकर वो और भी चौंक गई, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और क्यों उसका भाई मोक्ष उस पर इतना गुस्सा कर रहा था। फिर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द के कारण उठ नहीं पा रही थी। तो वो सोचने लगी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो हिम्मत करके उठी और वहां से सीधे बाथरूम में चली गई। फिर खुद को वहां लगे शीशे में देखने लगी तो उसकी नजर अपने गले के लाल निशानों पर गई। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने लगी कि ये निशान उसके गले पर कैसे आए। फिर वो उन निशानों को छूकर खुद में ही बुदबुदाई, ये सब क्या है? ये निशान मेरे गले पर कैसे आए? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि कुछ तो हुआ है मेरे साथ, लेकिन क्या? फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कल रात के बारे में सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। याद था तो बस इतना कि वो पार्टी में अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था।
फिर अचानक से उसके दिमाग में बात आती है कि वो उस होटल के रूम में कैसे पहुंची। ये सब सोचते हुए उसके सिर में दर्द होने लगा और उसे थोड़ी घबराहट होने लगी कि आखिर उसे कल रात का कुछ याद क्यों नहीं है। ये सब सोचकर अब उसे एक अजीब सा डर लगने लगा और अपने गले के निशानों को देखकर धीरे धीरे उसे थोड़ा शक होने लगा। इन सब की वजह से अर्पिता को ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो और फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। जारी